नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेगमेंट में अपन बात करेंगे विभिन्न गैस तथा हमारे जीवन में उनका जो महत्व है, दैनिक जीवन में उनका महत्व, उनके बारे में। साथ ही जो विभिन्न रसायन केमिकल हैं उनका डेली लाइफ में जो उनका मतलब सामान्य नाम क्या है और रासायनिक नाम क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो के साथ ही दोस्तों अपना केमिस्ट्री का पोर्शन जो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोबर गैस की, जिसको बायोगैस भी बोलते हैं। यह जीवों के अपशिष्ट व मृत पौधों के अवशेषों व सूक्ष्म जीवों द्वारा गलन या सड़न द्वारा निर्मित गोबर गैस है। ये किण्वन द्वारा प्राप्त होती है अपने को। और इसके जो प्रमुख घटक हैं गोबर गैस के, वो मेथेन है, जिसको CH4 से लिखते हैं। ये 60% होती है। जो गोबर गैस होती है या बायोगैस जो होती है उसका मुख्य घटक होता है मेथेन दोस्तों। उसमें यानी कि 60% तक मेथेन होती है, 10% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, अमोनिया जो है, आदि गैसेज जो भी इसमें जो है गोबर गैस में पाई जाती हैं, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में ये पाई जाती हैं। गोबर गैस का जो है वो ऊर्जा का एक नवीकरणीय दोस्तों ऊर्जा का स्रोत है। इसको बार बार अपन जो है प्राप्त कर सकते हैं, कभी ख़त्म होने वाला स्रोत ये नहीं है, नवीकरणीय स्रोत है। फिर दोस्तों, कोयले की खानों में विस्फोट हेतु प्रयुक्त गैस होती है मेथेन गैस। और उसमें साथ में अगर वायु और मेथेन गैस दोनों को जब मिला देते हैं तो कोयले की खानों में जो विस्फोट करने वाली जो गैस होती है वो बन जाती है। यानी कि अगर कोयले की खान में विस्फोट करना है तो कौन सी गैसेज को मिलाना होगा? मेथेन गैस और वायु दोनों को मिलाना होगा। सुरक्षा हेतु सेफ्टी पंप भी इसमें लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित और मैथमेटिक्स से संबंधित जितने भी हमारी वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां जाकर के उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपनी गैस है मार्स गैस। ठीक है दोस्तों, मार्स गैस किस गैस को बोलते हैं? मेथेन गैस को ही दोस्तों मार्स गैस बोला जाता है। यह दलदली भूमि, चावल के जो खेत होते हैं दोस्तों, उसमें से निष्कासित होने वाली, उत्पन्न होने वाली गैस होती है। इसलिए दलदली भूमि से उत्पन्न होने वाली गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। मार्स गैस यानी मेथेन जो है उसको मार्स गैस भी कहा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्लेथरेट गैस का। आरटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्लेथरेट गैस क्या है? तो समुद्र तल में जल के अणुओं के मध्य फंसी मेथेन गैस ही क्लेथरेट गैस कहलाती है। यह सतह पर बुलबुलों या बूंदों के रूप में निकलती है। यानी कि जो मेथेन गैस हो उसको क्लेथरेट गैस कब बोलते हैं? उसको दोस्तों क्लेथरेट, मेथेन गैस को क्लेथरेट गैस बोला जाता है जब वह समुद्र तल में जल के अणुओं के मध्य फंसी रहती है, तो उसको मेथेन गैस को ही दोस्तों क्लेथरेट गैस बोल दिया जाता है। फिर है अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया है वैसे तो। वर्षा का पीएच का मान अगर 5.6 से कम हो तो वह एसिडिक रेन यानी कि अम्लीय वर्षा कहलाती है। उसे दोस्तों नहाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसमें कारण, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? उद्योगों, तेल शोधन कंपनियों द्वारा धुएं से SO2 NO2 होती है, जो जल से क्रिया कर एसिडिक बन जाती है। और ताजमहल की दीवारों का पीलापन भी इसी के कारण है। पीएच घटने से मृदा की उर्वरकता दोस्तों कमज़ोर हो जाती है। नदियों, झीलों का पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है इसकी वजह से। तो अम्ल वर्षा जो वो काफ़ी हानिकारक है। क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक रेन का कारण। क्लोरीन और जो CO2 गैस है, क्लोरीन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो भी दोस्तों अम्लीय वर्षा के कारण हैं। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भी जो है अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। तो दोस्तों इनको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भी जो है अम्लीय वर्षा के कारण, कारक या कारण होते हैं। तो काफ़ी बार पूछा भी गया है अम्ल वर्षा के कारक हैं, तो इन दोनों का नाम वहाँ भी आपको मिलता है। तो अगर आपके ध्यान में रहेगा तो उत्तर देने में आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं कोल गैस की। तो कोल गैस क्या होती है? कोयले से दोस्तों अपने को पता है प्राप्त होती है। कोयले के परिष्क्रमण से इसको प्राप्त किया जाता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मेथेन गैस तीनों का जो मिश्रण ये होती है। कोल गैस क्या होती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मेथेन गैस तीनों का मिश्रण होती है। भाप अंगार गैस या जल गैस किसको बोलते हैं दोस्तों? रक्त तप्त कोक पर पानी की वाष्प प्रवाहित करके अपने को ये प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? कोक में जब अपन H2 डालते हैं, पानी डालते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 जो गैस बनती है उसको दोस्तों जल गैस या भाप अंगार गैस भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं वायु अंगार गैस की। तो अपन जब कोक पर N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो CO प्लस N2 एक यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 नाइट्रोजन गैस बनती है, जिसको वायु अंगार गैस भी बोला जाता है। धातु निष्क्रमण व कांच के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जलने पर यह गैस तीव्र ताप उत्पन्न करती है।
इसलिए इसको वायु अंगार गैस भी बोला जाता है। कृत्रिम श्वसन के लिए दोस्तों ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कृत्रिम श्वसन कराते हैं तो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर आते हैं तो ऑक्सीजन गैस के साथ कौन सी गैस मिली होती है दोस्तों? हीलियम गैस इसके साथ मिली रहती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि इस कृत्रिम श्वसन के लिए जो सिलेंडर काम में ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भी जो है मिश्रित होती है। इसके बात कर लेते हैं नाइट्रोजन गैस की, द्रव नाइट्रोजन। तो डांस फ्लोर पर धुएं का निर्माण बैलों के वीर्यों को सुरक्षित रखने हेतु जो है वो द्रव नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है द्रव हाइड्रोजन। द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग दोस्तों रॉकेट, मिसाइलों, बड़े उद्योगों में भारी मशीनों के संचालन के लिए और क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में इसका उपयोग दोस्तों जो है वो किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही ऑक्सीजन क्या है? वस्तुओं को जलाने में सहायक है, श्वसन में सहायक है, लेकिन ये जलने में सहायक जरूर, लेकिन ज्वलनशील गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण और आग बुझाने में कार्य करती है। जो कार्बन के जो ऑक्साइड जब मैंने आपको पढ़ाए थे तब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको डिटेल से मैंने बता दिया था। ठीक है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन दोस्तों क्या होते हैं? इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बस मूल पदार्थ अपना स्वरूप ही बदल लेता है। जैसे मोम का पिघलना, मोम ठोस अवस्था में होता है, पिघल जाता है तो द्रव अवस्था में चला जाता है, वापस इसको ठंडा करके जो है ठोस में बदला जा सकता है। यानी मोम जो है वो मोम का पिघलना जो है वो एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और ये अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब है कि जो अपने को परिवर्तन के बाद जो पदार्थ प्राप्त हुआ उससे वापस अपन मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं दोस्तों? ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। जैसे इसमें नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ से भिन्न तथा पुनः मूल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता, अर्थात ये स्थायी परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, कागज़ को जलाना, लोहे पर जंग लगना आदि के रासायनिक परिवर्तन या फिर स्थायी परिवर्तन दोस्तों कहलाते हैं, क्योंकि कागज़ के जलने के बाद उसको वापस कागज़ नहीं बनाया जा सकता। दूध से दही बन जाए तो दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। साथ ही लोहे पर अगर जंग लग जाता है तो जंग मतलब बिल्कुल पहले जैसा लोहापन उससे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये सारे के हैं रासायनिक परिवर्तन है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों केमिकल यूज्ड इन डेली लाइफ। आपके सामान्य जीवन में या आम जिंदगी में जो रसायन प्रयुक्त होते हैं उनके रासायनिक नाम क्या हैं, साथ ही सामान्य नाम क्या हैं अपन देख लेते हैं। दोस्तों साधारण नाम नमक के नाम से जिसको अपन जानते हैं टेबल साल्ट के नाम से वो होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसमें आयोडीन मिला करके अपन लोग प्रयुक्त करते हैं घरों में। फिर है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उसके बाद आता है दोस्तों धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है Na2CO3 × 10H2O। फिर है मूरेटिक यानी कि नमक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये होता है। फिर दोस्तों लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा भी बोला जाता है। फिर दोस्तों एल्कोहल का रासायनिक नाम जो है वो एथिल एल्कोहल है, एथेनॉल C2H5OH। इसके बाद फिटकड़ी या पोटास एलम की अगर बात करें तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 × Al2SO4 की होल थ्राइस × 24H2O जो इसका रासायनिक सूत्र है। इसके अलावा चूने का पत्थर जिसमें कांच सीमेंट आदि आते हैं उसको अपन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके सामान्य नाम रासायनिक नाम, तो इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं बिना भुजा हुआ चूना, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। भुजा हुआ चूना इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस। और जिप्सम को बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को गर्म करने पर जो है POP अपने को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जो होता है CaSO4 × 12H2O। 2H2O है इसका मतलब जिप्सम है, 12H2O इसका मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नीला थोथा यानी कशिश जिसको अपन बोलते हैं वो होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 × 10H2O। हरा थोथा जिसको बोलते हैं वो होता है फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। सफ़ेद थोथा जिसको बोलते हैं वो होता है जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O। चिली साल्ट पिटर जिसको अपन बोलते हैं वो होता है दोस्तों सोडियम नाइट्रेट। चिली जो साल्ट पिटर होता है वो होता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। और इंडियन साल्ट पिटर यानी कि सोरे का अम्ल जिसको बोलते हैं इंडियन साल्ट पिटर वो दोस्तों होता है KNO3। पोटेशियम
पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है KNO3, ये होता है आपका इंडियन साल्टपीटर। सोरे का अम्ल भी एक प्रकार से इसको नाम बोल देते हैं, तो इंडियन साल्टपीटर ये आएगा, सोरे का लवण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है सुहागा, जिसको अपन टिंकल भी बोल देते हैं। इसका जो सही रासायनिक नाम है वो होता है बोरेक्स, Na2B4O7 × 10S2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। साल्ट केक इसको बोलते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर जो विरंजक चूर्ण के नाम से अपन जानते हैं वो होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। एप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 × 7S2O। ग्लोबर लवण सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10S2O। लूनार कास्टिक जिसको अपन बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लूनार कास्टिक, यानी कि जो स्याही चुनाव के द्वारा अपनी अंगुली पे लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसको लूनार कास्टिक भी दोस्तों सामान्य भाषा में बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है AgNO3। तो दोस्तों ये थे आपके सामान्य जो नाम और रासायनिक नाम जो पदार्थ अपनी डेली लाइफ में काम में आते हैं, तो इनको ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इनको 2-4 बार पढ़ने के बाद ये आपके ध्यान में रह जाएंगे आराम से। अब बात कर लेते हैं निष्क्रिय और अक्रिय पदार्थों की, अक्रिय गैसेज की। तो निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस क्या होती है दोस्तों? आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के जो तत्व हैं वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होते हैं। इसकी खोज जो की थी वो रैमजे ने की थी। हीलियम होता है, जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन आदि जो गैसेज हैं वो निष्क्रिय अक्रिय गैसेज कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इतना ही था आज के वीडियो में। और ये जो हमारा केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है। केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई है, फिजिक्स भी कंप्लीट और बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गई है। अब यूनिट नंबर 3 जो है वो साइंस में बची है, तो उसके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो से बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।